जियो के आने के बाद जहां बाकी टेलीकॉम कंपनियों ने घुटने टेक दिए थे, वहां अकेला एयरटेल ही था जिसने जियो वेब का डटकर मुकाबला किया। यह वह समय था जब ना तो बीएसएनएल के लिए सरकार का सपोर्ट काम आया और ना ही यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी में से एक होने के बावजूद वोडाफोन सरवाइव कर सका। ऐसे में सबको लगा कि एयरटेल भी जियो की उस आंधी को ज्यादा समय तक झेल नहीं पाएगा। लेकिन जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो भला वह डूब कैसे सकती है। साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया है वह किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। आज हम जानेंगे सुनील मित्तल की वो इंस्पिरेशनल स्टोरी जो न केवल एक बिजनेस टाइकन बनने तक की है बल्कि उस जज्बे और संघर्ष की भी है जिसने एयरटेल को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, सुनील मित्तल की कहानी स्टार्ट होती है 1957 से, जब कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता और सांसद सतपाल मित्तल के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुनील भारतीय मित्तल। अब फैमिली बैकग्राउंड को जानकर आपको लग रहा होगा कि सुनील की लाइफ कितनी आसान रही होगी, लेकिन रुकिए, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ के हर स्टेज पर ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि शायद कोई और होता तो हार मान लिया होता। असल में सुनील मित्तल ने अपने लिए एक अलग ही सपना देखा था। वह पापा की तरह पॉलिटिशियन नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसलिए 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। दरअसल उन्होंने साइकिलों के पार्ट्स बेचने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और उसके लिए भी उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लिए थे। अब यह सुनील मित्तल का पहला बिजनेस था। ऐसे में ना तो उन्हें मार्केट की सही जानकारी थी और न ही कम पार्ट्स की, इसलिए शुरुआत में उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया, जिसे थोड़े ही टाइम बाद उन्हें इस इंडस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अब उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि इस काम में मार्जिन बहुत कम है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी काफी लिमिटेड है। ऐसे में यह बिजनेस उनके सपनों को उड़ान बिल्कुल नहीं दे सकता था। इसीलिए उन्होंने अपने इस बिजनेस को बंद करके कई अलग अलग बिजनेस में हाथ पैर मारे, लेकिन किसी में भी उसे कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। और फिर इतने सारे फेलियर के बाद अब सुनील मित्तल निराश होने लगे थे। लेकिन तभी 1980 में एक ऐसा मुकाम उनके हाथ लग गया जिसे वह फिर से सक्सेस की ओर बढ़ने लगे। असल में जापान की कंपनी सुजुकी के साथ पार्टनरशिप कर ली और उसके जनरेटर को इंडिया में भी इंपोर्ट करके बेचने लगी। अब सुनील मित्तल की इस कंपनी की शुरुआती गोल था कि इन जनरेटर को स्ट्रीट साइड वेंडर्स जैसे कि समोसे, टिक्की और सब्जी वालों के ठेले पर लगाना। लेकिन बहुत ही जल्द सुनील मित्तल को यह समझ आ गया कि वह गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरेटर की सबसे ज्यादा जरूरत उन छोटे ऑफिस और दुकानों में थी जिन्हें बार बार पावर कट की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सुनील मित्तल के इस नए स्ट्रेटेजी के चलते पोर्टेबल जनरेटर की डिमांड खूब बढ़ी और लोग इन्हें दुकानों और छोटे ऑफिस के साथ साथ अपने घरों में भी लगाने लगे। इस बिजनेस से सुनील ने काफी प्रॉफिट कमाया, लेकिन सिर्फ 1983 तक, क्योंकि 1983 में भारत सरकार ने पोर्टेबल जनरेटर के इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया था ताकि इंडिया में इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो पाए। लेकिन सरकार का यह कदम सुनील मित्तल के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका सारा कारोबार एक ही झटके में बंद हो गया। अब कुछ समय तक बेरोजगार रहने के बाद सुनील मित्तल ने सोचा कि क्यों न फॉरेन जाकर कोई दूसरा बिजनेस किया जाए। इसी इरादे के साथ वह ताइवान पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि लोग यहां पुश बटन वाले टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, जबकि इंडिया में उस टाइम सिर्फ रोटरी डायल फोन का ही इस्तेमाल होता था। अब यहीं से उन्हें एक नया बिजनेस आइडिया भी आया कि इस नए टेक्नोलॉजी को इंडिया से भी रूबरू कराया जाए। लेकिन चाहे अब पुश बटन हो या फिर रोटरी डायल, दोनों का काम तो कॉल ही करना था। ऐसे में पुश बटन लाने का मकसद क्या सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना था? बिल्कुल नहीं। असल में रोटरी डायल फोन्स में हर नंबर को घुमाकर डायल किया जाता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, साथ ही बार बार घुमाने की वजह से वह अक्सर खराब हो जाता था। जबकि पुश बटन वाले फोन्स इस्तेमाल करना फास्ट और इजी था। साथ ही इसमें स्पीड डायल और डायल जैसे शॉर्टकट भी लाए गए थे, जो कि कॉलिंग को और भी ज्यादा कनेक्टिविटी बनाते थे। इसलिए 1984 में सुनील मित्तल ने ताइवान की कंपनी किंगटेल से पुश बटन फोन्स को इंपोर्ट करके उन्हें इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब कुछ टाइम बाद इसकी डिमांड खूब ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों न खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करे। लेकिन उन्हें पता था कि यह काम वह अकेले नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि बीटीएल नाम की एक कंपनी बनाई और जर्मनी की कंपनी सिंस के साथ टाई अप करके इंडिया में ही इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन वाले फोन्स को मैन्युफैक्चर करने लगे। 1990 तक सुनील मित्तल ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए फैक्स मशीन, कोडेक्स फोन्स और दूसरे टेलीकॉम इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करने लगे थे, जिसका ब्रांड नेम आप में से काफी सारे लोगों ने सुना ही होगा, बटल। जी हाँ, यह वही बटल है जिनके लैंडलाइन फोन्स 90s के दौर में खूब पॉपुलर हुआ करते थे। खैर, इसके बाद आया 1992,
जो कि सुनील मित्तल के लिए एक बहुत ही बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। असल में सुनील मित्तल एक फैमिली वेकेशन पर थे, तब उन्हें पता चला कि भारत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी मोबाइल टेलीफोन बिजनेस में इन्वाइट कर रही है। यह सुनते ही सुनील मित्तल ने ठान लिया कि उन्हें यह लाइसेंस हर हाल में चाहिए, इसलिए वह फॉरेन वेकेशन से वापस आ गए और मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की तैयारी करने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट था। असल में सरकार ने एक शर्त रख दी थी कि वह सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ही लाइसेंस देगी जिनके पास पहले से ही टेलीकॉम ऑपरेटर का एक्सपीरियंस मौजूद हो। अब प्रॉब्लम यह थी कि मोबाइल टेलीफोन का सेक्टर इंडिया में बिल्कुल नया था और किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा कोई फास्ट एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। इसीलिए सुनील मित्तल ने एक कमाल की स्ट्रेटेजी अपनाई और फ्रांस की एक जानी मानी टेलीकॉम कंपनी विवेंडी के साथ में पार्टनरशिप कर ली। इस कोलैब से उन्हें दो बड़े बेनिफिशियल मिले। एक तो उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हासिल हुआ और दूसरा उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम भी आ गया। और फिर इन सभी एफर्ट्स का नतीजा यह हुआ कि सुनील मित्तल ने यह लाइसेंस हासिल कर लिया, जिसके बाद 1995 में उन्होंने भारतीय सेलुलर लिमिटेड यानी कि BCL को एस्टेब्लिश किया और 1997 में एयरटेल के नाम से दिल्ली में अपनी मोबाइल सर्विस लॉन्च कर दी। एयरटेल ने कुछ ही साल में जबरदस्त ग्रोथ देखी और यह भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी बनी जिसने 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर माइलस्टोन अचीव किया। पर क्या ये जर्नी सच में इतनी स्मूथ रही थी? जी नहीं। असल में एयरटेल के शुरुआती दिनों में सुनील मित्तल को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज सेटअप करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर फंड्स की भी जरूरत थी। अब अगर आज की बात करें तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसान होता, या तो बैंक से लोन ले ले या फिर इन्वेस्टर से फंड जुटा लो। लेकिन उस टाइम पर मार्केट बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से बैंक और इन्वेस्टर इस कंपनीज में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर भी सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी और बार बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उन्होंने इन्वेस्टर को कन्विंस कर लिया, साथ ही बैंक से भी फंडिंग जुटाने में कामयाब रहे। और फिर अपने मोबाइल टावर लगाने जैसे कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एरिक्सन और नोकिया इंटरप्राइजेस को 1999 में जेटी होल्डिंग्स को एक्वायर कर लिया, जिससे कि आंध्र प्रदेश में वह अपनी पकड़ बना पाए। और फिर साल 2000 में उन्होंने चेन्नई बेस्ड स्काईसेल कम्युनिकेशन को भी एक्वायर कर लिया, जिससे कि कंपनी अब साउथ इंडिया में भी एंटर कर चुकी थी। और दोस्तों पता है, सुनील मित्तल का मानना है कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस लीडर को सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने का भी काम करना चाहिए। इसलिए साल 2000 में उन्होंने भारतीय फाउंडेशन की स्थापना की ताकि रूरल एरिया में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। हालांकि आगे का सफर एयरटेल के लिए काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उस समय मार्केट में एयरटेल के सबसे बड़े कंपटीटर ने एंट्री ले ली थी और ये कंपटीटर कोई और नहीं बल्कि BSNL था। साल 2000 में सरकार ने BSNL को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में स्टेब्लिश किया और इसे पूरे देश में मोबाइल और लैंडलाइन सर्विस देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब BSNL को गवर्नमेंट का मजबूत सपोर्ट मिला था, जिससे उसे फंडिंग और रिसोर्सेज काफी आसानी से मिल गए, जबकि दूसरी तरफ एयरटेल हर्डल्स और फंडिंग चैलेंजेस से लगातार जूझ रहा था। यही वजह था कि BSNL बहुत ही जल्द देश के उन क्षेत्रों में भी अपना सर्विस पहुंचाने लगा जहां चिट्ठियां भी बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाती थी। इसके अलावा उस समय एयरटेल के प्लान्स काफी महंगा हुआ करता था, जबकि BSNL ने एक लो कॉस्ट मॉडल को अपनाया था और इसने अपने मोबाइल और इंटरनेट प्लान्स इतने अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किए थे कि हर कैटेगरी के लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे। यही वजह था कि चाहे बड़े शहरों या दूर दराज के छोटे गाँव, हर जगह के लोगों के लिए BSNL एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन चुका था। और दोस्तों सरकारी कंपनी होने की वजह से लोगों का BSNL पर एक अलग ही लेवल का भरोसा था। और दोस्तों इन्हीं सभी रीजन से एयरटेल का कस्टमर बेस अपनी तरफ करते हुए BSNL बहुत ही जल्द इंडिया का टॉप सर्विस प्रोवाइडर बनने की राह पर निकल पड़ा। लेकिन BSNL के इन ग्रोथ के साथ ही उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी था और वो था नेटवर्क इनस्टेबिलिटी, क्योंकि BSNL के अफोर्डेबल प्लान्स और हायर रीच की वजह से बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज को यूज करने लगे थे। इससे उसके नेटवर्क कैपेसिटी पर बहुत प्रेशर आ गया, मतलब कि बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट होना, हर जगह नेटवर्क का ना आना और बहुत ही स्लो इंटरनेट। इस तरह की दिक्कतें BSNL में बहुत आम हो गई थी। ऐसे में सुनील मित्तल ने बहुत ही जल्द BSNL की इन कमियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया ताकि कस्टमर को सेमलेस कनेक्टिविटी मिल सके। इन सब से लड़कर एयरटेल 2012 से 2015 तक तो मार्केट में अच्छा खासा चला, लेकिन 4 साल बाद 2016 सुनील मित्तल और एयरटेल के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत लेके आया और इस मुसीबत का नाम था जियो। एक्चुअली सितंबर 2016 में जियो ने टेलीकॉम मार्केट में एंट्री ली और आते ही उसने पूरे सेक्टर का नक्शा बदल कर रख दिया। ये वो टाइम था जब एयरटेल का 1 से 2 GB का मंथली डेटा प्लान आमतौर पर 300 से 400 के बीच होता था और इसमें कॉलिंग करने के लिए भी अलग से चार्जेस लगते थे। लेकिन फिर जब जियो आया तो उसने ऐसा ऑफर दिया कि सभी हैरान रह गए, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री डाटा और कॉलिंग, वह भी 4G स्पीड पर। इन फ्री सर्विसेज के दम पर जियो
70 दिनों में ही 10 करोड़ सब्सक्राइबर का बेस बना लिया था, जो कि टेलीकॉम हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। इसका असर यह हुआ कि जहां पहले एयरटेल, टेलीनॉर और टाटा डोकोमो जैसी 12 टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, उसमें कुछ कंपनीज या तो बिक गई या फिर हमेशा के लिए बंद हो गई और एंड में सिर्फ 4 ही ऐसी कंपनी बची जो कि जैसे तैसे करके सरवाइव कर रही थी। इन कंपनीज में एक तो था बीएसएनएल, जो कि बस नाम मात्र का ही रह गया था, दूसरा था एयरटेल, तीसरा आइडिया और चौथा वोडाफोन। इसमें भी आइडिया और वोडाफोन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसके चलते 2018 में यह दोनों मर्ज होकर वीआई बन गए। लेकिन इसके बाद भी वीआई इतना मजबूत नहीं हो पाया कि जियो को मुकाबला कर पाए, यानी कि असली खेल अब जियो और एयरटेल के बीच में ही चल रहा था। अब दोस्तों हो सकता है जियो के लिए यह एक हार या जीत का खेल हो, लेकिन एयरटेल अपने सर्वाइव का लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि 2016 से 2017 के फोर्थ क्वार्टर में एयरटेल का नेट प्रॉफिट 71.7% ड्रॉप हो चुका था और कंपनी कर्ज में डूबी जा रही थी। पर दोस्तों बात सिर्फ डेब्ट की नहीं थी, बल्कि एयरटेल बहुत तेजी से अपना मार्केट शेयर भी खो रहा था। पर दोस्तों ऐसे हालात में भी सुनील मित्तल ने काफी समझदारी से काम लिया। उन्होंने वीडियोकॉन, टाटा और टेलीनॉर जैसी कंपनियों के 4G स्पेक्ट्रम को एक्वायर करना शुरू किया, जो कि बंद होने के कागार पर थी। इस रणनीति की वजह से बहुत ही कम समय में इन्होंने इंडिया में अपने 4G नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया और लगातार नेटवर्क की कनेक्टिविटी में इंप्रूव करने की दिशा में भी काम करते रहे। इसके बाद आया साल 2018, जब एयरटेल ने अपने 49 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर को खुद ही रिमूव करके सबको हैरानी में डाल दिया। असल में ये इनएक्टिव कस्टमर थे, जिसे कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर क्लीन अप कैंपेन के तहत हटा दिया, ताकि नेटवर्क पर लोड कम करके अपनी सर्विस की क्वालिटी को और भी ज्यादा बेहतर कर सके और जो एक्टिव सब्सक्राइबर है उनको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। सुनील मित्तल के इस फैसले का रिजल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिला, जब अगस्त 2020 से जनवरी 2021 यानी कि सिर्फ 5 महीनों में ही एयरटेल से 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर मिले, जो कि जियो से 3 गुना ज्यादा था। और इस तरह से एयरटेल जियो को टक्कर देते हुए आज मार्केट में अच्छी पकड़ बनाया हुआ है। तो ये थी एयरटेल और जियो के साथ कंपटीशन की स्टोरी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।